हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। तो इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के आगे के चैप्टर को कवर करने वाले हैं लूसेंट जीके से। तो बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे इम्पोर्टेंट राज्यपाल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गवर्नर के बारे में संविधान के भाग 6 में है राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी राज्यों के लिए लागू होता है। किसको छोड़ करके? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। ये संविधान के भाग 6 में है, राज्य के शासन के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन ये प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी राज्यों के लिए लागू होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। गवर्नर डायरेक्ट रूप से या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है, यानी राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मूल संविधान के आर्टिकल 153 में ये उल्लिखित था कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 153 में दिया हुआ है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया है। अब राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो कुछ योग्यताएं होना अनिवार्य है राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए। सबसे पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो और वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने योग्य हो। इतनी योग्यताएं होना अनिवार्य है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये 5 सालों की अवधि के लिए होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है या फिर पद का परित्याग कर सकता है। अब पद धारण करने के बारे में राज्यपाल के बारे में दिया है आर्टिकल 156 के फर्स्ट में, और राज्यपाल के पद त्याग के बारे में आर्टिकल 156 के सेकंड में दिया हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, भारत के संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में गवर्नर को पद से हटाने के लिए राज्यपाल का वेतन कितना होता है? उनका वेतन मासिक वेतन होता है 3,50,000। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों के वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार क्या है? वो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार के आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती है। जब वो पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले या बाद उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे 2 महीने पहले सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल के पास क्या शक्तियां होती है और क्या कार्य होते हैं? सबसे पहला कार्य होता है उनका कार्यपालिका संबंधी कार्य होता है। तो राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को और मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे कि मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। एक नोट है, राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निहरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर आर्टिकल 317 अनुच्छेद में दिया हुआ है। राज्य अब क्या कार्य होते हैं कार्यपालिका से संबंधित? राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये आर्टिकल 217 के फर्स्ट में दिया है। राज्यपाल का अधिकार है कि वो राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। क्या होता है? राज्यपाल राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उसका कुलाधिपति होता है और उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। वो राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि में रहता है। ये अनुच्छेद 171 के 5वें में दिया हुआ है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिसका संबंध किससे होता है? विज्ञान से, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि में रहता है। ये ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। दूसरा अधिकार है विधायी अधिकार, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ये आर्टिकल 164 में दिया है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावहन करता है, उसका सत्रावसान करता है और उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत करता है। इसका संरचना आर्टिकल 333 में है। अब एक नोट है, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही आवश्यक है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 213 में दिया है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वो उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसा लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 महीने के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे फिर से पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को फिर से प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन इस पर राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 201 में है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ये आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा। ये तो था विधायी अधिकार राज्यपाल का। वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल अथॉरिटी। तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानमंडल में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रख सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो कि राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति ना कर दे। अब एक नोट है, राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है।
वित्तीय अधिकार, इसके बाद राज्यपाल के पास न्यायिक अधिकार है, जुडिशियल पावर। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यानी राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या फिर किसी भी दंड का निलंबन कर सकता है, परिहार या लघुकरण कर सकता है। ये ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इसका स्ट्रक्चर है आर्टिकल 161 में। एक नोट है जुडिशियल अथॉरिटी के बारे में। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंड के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। अब बात करते हैं आपात शक्ति, जो कि राज्यपाल के पास आपात शक्ति क्या क्या है। तो इमरजेंसी पावर की बात करें तो जब राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनमें कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज करके ये कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या फिर कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। अब इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। ये आर्टिकल 356 में है कि ऐसी परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो जाए जिनमें कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति के प्रतिवेदन भेजकर इसकी चर्चा है आर्टिकल 356 में है। राज्यपाल की स्थिति की बात करते हैं। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, लेकिन वास्तविकता इससे सर्वथा अलग है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें कि मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होता है, न कि राज्यपाल को प्राप्त होता है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, लेकिन असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विधान परिषद। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल 169 में दिया है, अनुच्छेद 169 में दिया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानमंडल अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत और उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। अभी वर्तमान में केवल 6 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदें विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश में 99, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश 50 और तेलंगाना में 40। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 साल होना चाहिए। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या फिर त्याग पत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वो सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं सदस्य रहेगा, सिर्फ कुछ समय के लिए सदस्य रहता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा, मत सिस्टम पद्धति द्वारा। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की
स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 30 साल पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कि कम से कम 3 साल से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों। और 1/6 मेंबर का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। ठीक है, कितना 1/12 मेंबर उन स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कि कम से कम 3 साल के माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं से शिक्षण कार्य कर रहे हों। और 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या फिर सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद की कुल सदस्यों का 10वांश यानी 1/10 इनमें जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्य में से 2 को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुनती है। किसको? 2 को। सभापति और उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर व उपसभापति सभापति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। कितने दिनों की? 14 दिनों की। अब बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो इससे पहले भी उसको विघटित कर सकता है। ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। विधानसभा के पास 17 यानी प्रोरोगेशन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 साल होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य के विधान में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। इसका अपवाद है, जैसे गोवा में 40 है, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर के ये व्यवस्था किया गया है। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है आर्टिकल 332 में, 332 अनुच्छेद में। विधानसभा की अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त होता है जो कि इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, लेकिन यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वो निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, किसी विधेयक को धन विधेयक मानना है कि नहीं मानना है, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। सदन की बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का 10वांश यानी 1/10 मेंबर की उपस्थितियां गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा के पास क्या अधिकार और क्या कार्य हैं? विधि निर्माण है विधानसभा के पास कार्य। विधि निर्माण इसे राज्य सूची में संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची से संबद्ध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधान मंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, लेकिन यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय हो। वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कि शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्तीय मंत्री द्वारा रखा जाता है।
कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानमंडल किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो वो विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, लेकिन वो न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन ही कर सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिन के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है और राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। और क्या कार्य है विधानसभा के पास? कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई भी संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। अब हम इस चार्ट में देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। हर राज्य में विधानसभा में कितने सदस्य हैं और विधान परिषद में कितने सदस्य हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो 403 है, वहीं विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 99 है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सदस्य हैं 294, लेकिन विधान परिषद नहीं है पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है, वहीं विधान परिषद में सदस्यों की संख्या महाराष्ट्र में 78 है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद में बिहार में 75 मेंबर हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सदस्य हैं 234, 234 विधान परिषद नहीं है तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ विधानसभा सदस्य हैं 230। कर्नाटक में विधानसभा में 224 सदस्य हैं और विधान परिषद में 75 सदस्य हैं कर्नाटक में। राजस्थान में विधानसभा सदस्य हैं 200। गुजरात में 182 है विधानसभा सदस्य। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सदस्य हैं 175 और विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 50 सदस्य हैं विधान परिषद में। ओडिशा राज्य में विधानसभा में सदस्य हैं 147, केरल में 140 हैं, असम में विधानसभा में सदस्य हैं 126 और तेलंगाना में विधानसभा में मेंबर है 119 और वहीं विधान परिषद में 40 सदस्य हैं तेलंगाना में। पंजाब की बात करें तो विधानसभा के सदस्य हैं 117 विधानसभा में, पंजाब के विधान परिषद नहीं है। हरियाणा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, झारखंड में विधानसभा सदस्य हैं 81, उत्तराखंड में 70, हिमाचल प्रदेश में 68, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधान सभा की सदस्य की संख्या बिल्कुल इक्वल है। मणिपुर में भी 60 है विधानसभा में सदस्य, मेघालय में भी 60 है, त्रिपुरा में 60, अरुणाचल प्रदेश में 60 और नागालैंड में 60। मिजोरम में विधानसभा के सदस्य हैं 40, गोवा में 40 और सिक्किम में 32। वही संघीय सदस्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा में सदस्य हैं 114, दिल्ली में 70 है और पुदुचेरी में 30 है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। अब आगे हम बात करते हैं विधानसभा के पास और क्या अधिकार है। निर्वाचन संबंधी अधिकार है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य को प्राप्त होता है उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण अधिकारियों का अब हम मासिक वेतन देखेंगे, किसको कितना वेतन प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को कितना मासिक वेतन मिलता है? 5 लाख राष्ट्रपति का वेतन है, 5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है 4 लाख, जो कि उपराष्ट्रपति और लोकसभा का वेतन इक्वल होता है 4 लाख। राज्यपाल का वेतन है 3,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन है मासिक वेतन 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,50,000 है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मासिक वेतन होता है 2,50,000।
मुख्य चुनाव आयुक्त का मासिक वेतन होता है 2,50,000 और महान्यायवादी का मासिक वेतन 2,50,000 है। तो एक बार इस चार्ट को पॉज करके आप सबका मासिक वेतन देख सकते हैं। शपथ और त्यागपत्र की बात करते हैं तो पद और शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन देता है? राष्ट्रपति पद का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और पद त्याग भी राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और त्यागपत्र राज्यपाल राष्ट्रपति को दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं होता है और लेकिन त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे सकता है। अब आगे हम बात करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव में मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उन्हें ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। अब एक नोट है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। कौन? अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री को कार्यों को परिभाषित करता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति के हाथ में होता है और वो इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। पंजाब का जो राज्यपाल है वही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। अब एक नोट है, आर्टिकल 239 क के 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों यानी दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 239 क के 6 में है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम केंद्र राज्य संबंध को देखेंगे, केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और ये संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है।
भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। वो 3 सूची कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो कि मूल संविधान में दिया हुआ था। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। अब हम एक एक करके इन तीनों सूचियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संघ सूची। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो कि राष्ट्रपति महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका यानी संसद को है। किसके पास है? संसद के पास है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं, मूलतः 97 हैं, जिनमें प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल और वायु एवं जल परिवहन आदि। वैसे तो इसमें पूरा 100 सब्जेक्ट है, लेकिन अभी मूलतः 97 है, जिसमें कि रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। संघ सूची के बाद हम बात करते हैं राज्य सूची के बारे में। तो इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है, राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो कि स्थानीय महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधान मंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है, मूलतः 66 विषय हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। राज्य सूची के बाद संवर्ती सूची। संवर्ती सूची इसमें शामिल विषयों में संसद और राज्य विधान मंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। संवर्ती सूची में शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधान मंडल दोनों ही द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें इस समय तो 52 विषय हैं, लेकिन मूलतः 47 सब्जेक्ट हैं, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवहन नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना और वन। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अवशिष्ट विधायी शक्ति। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया? संसद को प्रदान किया गया है। अब एक नोट है, अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्ट संख्या 2 क, 92 क और 92 ख जोड़ा गया है और प्रविष्टि 33 को हटाया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 क, 17 क और 17 ख, 20 क और 33 क को जोड़ा गया है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति।
तो संविधान के आर्टिकल 249 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि राष्ट्रपति हित को ध्यान में रख करके संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित करके इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति आपात और राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को ये सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति आपात के टाइम और राष्ट्रपति शासन के समय में। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है? निगम कर है, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि, भूमि को छोड़कर के अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक और शेयर बाजार संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं किस पे? व्यक्ति कर पे, कृषि है, भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं और नौकायान पर कर, विक्रय कर और वाहनों पर चुंगी। ये राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं। कौन कौन से वो 4 आयोग हैं? प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति एवं सरकारिया आयोग। कौन कौन से? प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। वी शिवरामन और MR सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इससे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 में पेश किया गया और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की, 247 सिफारिशें। पूंची आयोग अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। कौन सा आयोग का? पूंची आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची। फरवरी 2008 में डॉक्टर बागची के निधन के बाद विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 में नियुक्त किया गया। पूंची आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है, इसलिए पूंची आयोग बनाया गया। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख आर्टिकल्स को हम देखेंगे इस चार्ट में। तो अनुच्छेद 247 में है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 247 में है। आर्टिकल 249 में है राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 250 में है राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। एक इसमें है आर्टिकल 250 में दिया हुआ है राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति
में संसद की कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 250 में है। अनुच्छेद 252 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के बाद संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना। ये विषय वस्तु है आर्टिकल 252 में है। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है, आर्टिकल 253 में दिया है। आर्टिकल 257 में है कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण, ये विषय सूची है आर्टिकल 257 में। अनुच्छेद 262 में दिया है अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णयन। आर्टिकल 268 में है संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। आर्टिकल 268 में है संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर। 268 आर्टिकल में है संघ द्वारा आरोपित लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर, और 268 फिर ए जोड़ा गया उसमें, तो संघ द्वारा आरोपित राज्य और राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर है आर्टिकल 268 ए में। आर्टिकल 269 में स्ट्रक्चर दिया है केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 270 में है केंद्र और राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। आर्टिकल 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। आर्टिकल 283 में दिया है संचित निधियां, आकस्मिकता निधियों तथा लोक सेवा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। आर्टिकल 286 में है वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। आर्टिकल 287 में दिया है बिजली पर करों से छूट। आर्टिकल 289 में किसके बारे में विषय वस्तु, कौन से विषय वस्तु है, किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। आर्टिकल 290 में है कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। आर्टिकल 292 में भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार, और आर्टिकल 293 में है राज्यों द्वारा लिया गया उधार। भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार आर्टिकल 252 में है, और अनुच्छेद 293 में अनुच्छेद 292 में 292 में भारत सरकार द्वारा दिए गए उधार के बारे में स्ट्रक्चर है, और 293 में राज्यों द्वारा लिया गया उधार है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ये किसके बारे में किसमें दिया है? आर्टिकल 263 में दिया है, 263 में है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसमें पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को की गई थी। इसमें कुछ सदस्य होते हैं, तो कैसे कौन कौन सदस्य होते हैं इसमें? प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हो। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। कब? 15 अगस्त 2014 को। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला ये आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में? थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। वही केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति आयोग निर्माण वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये रणनीति व तकनीक सलाह देगी। केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगी। तो यहाँ पे कुछ योजना आयोग के बारे में दिया गया है। 15 अगस्त 2014 को इसे योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अब आगे हम नीति आयोग की संरचना को देखेंगे। नीति आयोग में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग में उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग में राजीव कुमार। पूर्णकालिक सदस्य हैं वीके पॉल, वीके सारस्वत एवं प्रोफेसर रमेश चंद्र। पदेन सदस्य हैं अमित शाह गृह मंत्री जो हैं, निर्मला सीतारमण जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं। ये पदेन सदस्य हैं नीति आयोग में। विशेष आमंत्रित हैं नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावर चंद गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह। अधिशासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में ये आयोग सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। एक नोट है, के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। किसने? के संथानम ने। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। कौन? राष्ट्रपति। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के पहले के द्वारा दिया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के फर्स्ट में के द्वारा किया गया है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अब तक गठित वित्त आयोग को देखेंगे हम स्टार्ट में। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में, जिसमें अध्यक्ष थे केसी नियोगी और इनकी अवधि थी, पहले वित्त आयोग की अवधि थी 1952 से 57। दूसरे वित्त आयोग का गठन हुआ था 1956 में, अध्यक्ष थे के संथानम, अवधि थी 1957 से 62। तीसरे वित्त आयोग का गठन हुआ था 1960 में, अध्यक्ष थे ए.के. चंदा, अवधि थी 1962 से 67। चौथे वित्त आयोग का गठन हुआ था 1964 में, अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। पांचवें वित्त आयोग का गठन
गठन हुआ था 1968 में, अध्यक्ष थे महावीर त्यागी। छठे वित्त आयोग का गठन 1972 में हुआ था, अध्यक्ष थे पी ब्रह्मानंद रेड्डी। अवधि 1974 से 79। सातवें वित्त आयोग का गठन हुआ था 1977 में, अध्यक्ष थे जेपी सेलट। आठवें वित्त आयोग का गठन 1982 में हुआ था, अध्यक्ष थे वाईपी चौहान। अवधि 1985 से 89। नौवें वित्त आयोग का गठन हुआ था 1987 में, अध्यक्ष थे एनकेपी साल्वे। अवधि 1989 से 95। 10वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 1992 में, अध्यक्ष थे केसी पंत। 11वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 1998 में, प्रोफेसर एएम खुसरो अध्यक्ष थे। 12वें वित्त आयोग गठन 2003 में हुआ था और अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। 13वें वित्त आयोग गठन 2007 में हुआ था, अध्यक्ष डॉक्टर विजय एल किलकर थे। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ था, अध्यक्ष वाईवी रेड्डी थे। और 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ था और अध्यक्ष हैं एनके सिंह, जो कि अवधि है 2021 से 2026 तक रहेगी। तो अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं? तो वित्त आयोग के प्रमुख कार्य हैं, वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगरपालिकाओं और पंचायतों के साधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। अब एक नोट है, राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। इसकी संरचना अनुच्छेद 281 में है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। किसने? विधि आयोग ने 1924 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं 10 सदस्य हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 साल के लिए होता है, लेकिन यदि 6 साल से पहले ही अगर वो 65 साल का हो जाता है तो वो पद से मुक्त हो सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर करता है, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार गवर्नर के पास नहीं होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का या फिर 62 वर्ष की उम्र तक 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत अवकाश ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निहरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकता है। ये इसकी संरचना है आर्टिकल 317 में। आगे हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचक आयुक्त और अन्य निर्वाचक आयुक्तों द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु का जो भी पहले पूरा हो तब तक रहेगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, यानी 90,000। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन अक्टूबर 1993 में 3 सदस्य आयोग बना दिया गया है। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं?
चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदान, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्हित करना, चुनाव करवाना और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से किया जाता है। आगे हम बात करते हैं ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि वोटों की गिनती करने वाली मशीन होती है। तो केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया था। कहाँ पे? केरल के पारूर विधानसभा में 1982 में। नवंबर 1988 में मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2009 में आम चुनाव और सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छप जाता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। एक नोट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को 2013 में बनाई थी। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके अलावा इसे एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी और लोकसभा में 2% सीटें, जो कि 2% सीट हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं और उनके चुनाव चिन्ह हैं कौन कौन से, तो उसको हम इस चार्ट में देखने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा, भारतीय कम्युनिस्ट दल का हंसिया और बाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी, बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी, असम को छोड़ करके, असम में नहीं है हाथी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादों का चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा और तारा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल, जोड़ा फूल। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है पुस्तक, बुक। प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह है तेलुगु देशम, साइकिल चुनाव चिन्ह है तेलुगु देशम का, और तेलुगु देशम का क्षेत्रीय दल है आंध्र प्रदेश। समाजवादी पार्टी का क्षेत्रीय दल है उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय राज्य है और साइकिल चुनाव चिन्ह है। असम गण परिषद कहाँ पे? असम में है। चुनाव चिन्ह है हाथी में, हाथी चुनाव चिन्ह है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह है तीर कमान, झारखंड राज्य। लोक जन पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला, लोक जन पार्टी है बिहार में। तेलंगाना राष्ट्र सह का चुनाव चिन्ह है कार, तेलंगाना राष्ट्र सह तेलंगाना में है। पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल, पैंथर्स पार्टी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव चिन्ह है हल, कहाँ पे है नेशनल कॉन्फ्रेंस? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है लालटेन, राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में, झारखंड में। शिवसेना का राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है शिवसेना का तीर कमान और शिवसेना है महाराष्ट्र में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह है शेर, पश्चिम बंगाल में है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का क्षेत्रीय दल। अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम
का चुनाव चिन्ह है दो पत्ती और अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कड़म है क्षेत्रीय तमिलनाडु में। ये पार्टी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का चुनाव चिन्ह है शेर, गोवा में। सिक्किम संग्राम परिषद का चुनाव चिन्ह है हाथी, सिक्किम में। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह है उगता सूरज, तमिलनाडु और पुदुचेरी में। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का चुनाव चिन्ह है मुर्गा, नागालैंड में। अकाली दल बादल का चुनाव चिन्ह है तराजू, पंजाब में। अकाली दल कहाँ पे है? अकाली दल पंजाब में है। जनता दल बिहार और झारखंड में है, चुनाव चिन्ह है तीर। मुस्लिम लीग चुनाव चिन्ह है सीढ़ी, कहाँ पे? केरल में। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। मतदाता को अपना फोटो लगाना होगा। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है। इस तिथि को 18 साल की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वो फोटो युक्त पहचान प्राप्त करने का पात्र हो जाता है, वोटर आईडी प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के परिसीमन आयोग के संबंध में संविधान में परिसीमन आयोग के बारे में कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। आर्टिकल 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा और राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन और पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संविधान कर परिसीमन पर 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के आर्टिकल 82 में संशोधन करके परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी। 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के 3 की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई भी वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग हैं। पहला परिसीमन आयोग 1952 में गठित हुआ था, परिसीमन आयोग दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में। स्रोत है भारत 2016 P16 618। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग के सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की थी। नए परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं और लोक सेवा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जाता है, लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाएं परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई भी सुधार या फिर संशोधन नहीं कर सकता है। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है, लेकिन जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों में परिवर्तन कर दिया जाता है। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें।
अनुसूचित जाति में पहले आरक्षित सीटें 79 थे और अब नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें 84 हो गई हैं। अनुसूचित जनजाति में पहले आरक्षित सीटें 41 थी, जो कि अब नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें 47 हो गई हैं। अनारक्षित सीटों की संख्या 412 है। एक नोट है, वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका वो राज्य हैं असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में स्थानीय विरोध और अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण ये परिसीमन पूरा नहीं हो सका है। इसके बाद हम आगे की वीडियो में आगे के जो 9 लेसन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें।